यार मैं बैंक से लोन लूं, बॉन्ड इशू कर दूं कि क्या करूं? आखिर मेरे को क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरे को कौन सा वाला सोर्स अपना यूज करना चाहिए? ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सो हे गाइस, वेलकम बैक इनटू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आप क्या जानना चाहते हो कि यार हम लोगों को कैसे आखिर पता चलेगा कि यार मेरे को ये वाली चीज अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम करना चाहिए? कहने का मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मैं एनालाइज करने वाली हूँ अपना फाइनेंस रेज करने से पहले। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बिल्कुल यही डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज बेसिकली ना हम दो टाइप के फैक्टर्स इसमें डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से टाइप का लोन या फिर आपको किस टाइप का सोर्स रेज करना चाहिए। सबसे पहला होता है आपका फर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स और नेक्स्ट होते हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फर्म स्पेसिफिक, हम जानते हैं कि फर्म स्पेसिफिक के अंदर क्या क्या आता है। तो हमारा सबसे पहला फैक्टर जो होता है ना, हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट रहता है कि यार मेरा फर्म का साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ माय फर्म। क्या मेरी कंपनी बहुत छोटी है या फिर मेरी बहुत बड़ी कंपनी है? क्योंकि आप जानते हो छोटी वाली कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती व्हेन कंपेयर टू द लार्ज कंपनी। तो यार ये जो स्मॉल कंपनीज होती हैं इनके पास ना हमारा इंटरनल फाइनेंसिंग वाला ही ऑप्शन ज्यादा बचता है। और इंटरनल फाइनेंसिंग के बारे में हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था, तो अगर आपको जानना है कि इंटरनल फाइनेंसिंग एग्जैक्टली क्या होती है, यू कैन वॉच आउट द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो हम लोगों की इंटरनल फाइनेंसिंग ही हो पाती है। उनको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए टाइम लगेगा जब तक वो एक्सपैंड करने का नहीं सोच रहे या फिर वो, क्योंकि यार वो एक ट्रस्ट बिल्डेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। तो यस, जो हमारी फर्म साइज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्मॉल वाली जो हमारी फर्म होती है वो नॉर्मली इंटरनल फाइनेंसिंग की तरफ जाती है और जो हमारी लार्ज फर्म होती है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को चेज कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका रिस्कीनेस ऑफ एसेट। यार देखो, अभी हम लोगों की कंपनी अगर लेट से रेगुलर इंटरवल पे कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है या फिर उसका सीजनेबल बिजनेस रहता है जिसमें उसको कैश फ्लो सीजन बेसिस पे आते हैं, तो ऐसे वाले सिचुएशन में यार वो डेट रेज करेगी तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे लेंडर्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आपका बिजनेस कंटिन्यूअस कैश फ्लो जनरेट करता है तो इट गिव्स अ वेरी गुड पिक्चर टू द लेंडर कि हाँ वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपका स्टेबल नहीं है तो आपको इक्विटी ज्यादा चाहिए व्हेन कंपेयर टू डेट, है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका स्टेबल बिजनेस है, सब बढ़िया है, तो आप डेट और इसको ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे लेके आ सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका एसेट्स फॉर कोलैटरल। यार देखो, हमको पता है जब भी हम कोई भी कोलैटरल देके कोई भी लोन लेते हैं तो हम लोगों का लोन सस्ता हो जाता है, राइट। तो सिमिलरली इधर अगर आपकी फर्म के पास अच्छे खासे एसेट्स हैं जो कि आप एज एन कोलैटरल रख सकते हो तो आपको वो चीप पड़ेगा डेट लेना, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसे एसेट्स कोलैटरल्स नहीं है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा लोन लेना। तो हमारा एक नेक्स्ट फैक्टर ये भी आता है। नेक्स्ट, डेट मैच्योरिटी स्ट्रक्चर। यार हम लोगों ने लास्ट टाइम भी रिवॉल्विंग क्रेडिट के बारे में डिसाइड किया था, राइट। अब आपको दिख रहा है कि यार मेरे को डेट सस्ते में मिल रहा है, ठीक है, और हो सकता है कि आगे जाके थोड़ा और सस्ता हो जाए, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर यार हम लोग रिवॉल्विंग क्रेडिट की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यार मैं अभी 3 इयर्स का लोन लेना चाहता हूँ लेकिन मैं एक साल के साथ वो रिवॉल्व करता रहूंगा। सो इन दिस वे आई विल सेव अप, राइट। तो हम लोगों का कैसा डेट स्ट्रक्चर चल रहा है उसके ऊपर भी हम लोगों का डिपेंड करता है और हमारी कंपनी कितना ज्यादा अफोर्ड कर सकती है डेट। नेक्स्ट, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। या शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस रेज करने चाहिए, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करना चाहिए। इट इज एज सिंपल। गाइस, अभी हमने रोलिंग ओवर लोन के बारे में सुना था ना, उसके अंदर रोल ओवर रिस्क भी होती है। मान लो आपका रोल ओवर नहीं कर रहा है ना, वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आपका जो लोन था वो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है, तो यार आपको एक रिस्क तो लेना पड़ेगा इधर, उसको हम कहते हैं रोल ओवर रिस्क। नेक्स्ट होता है करेंसी रिस्क। देखो यार, अगर आपका एक ही कंट्री में आपका बिजनेस है तो आप जिस कंट्री में वर्क कर रहे हो उसी में ही आप सेम अमाउंट में रेज करना चाहोगे, राइट। इफ यू आर वर्किंग इन इंडिया आप INR में रेज करना चाहोगे, बट लेट्स से आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं और अलग अलग कंट्री में सेम बिजनेस के लेट्स से सेग्रीगेशन है और आप ऑल ओवर वर्ल्ड ऑपरेट करते हो, तो यार इधर ना थोड़ा करेंसी रिस्क आ जाता है कि आपने एक करेक्ट अमाउंट में उठाया है फिर आपको पे बैक दूसरे अमाउंट में करना पड़ रहा है, राइट। लेट्स से आपने USD में लोन उठा रखा है फिर आपको पेमेंट INR में करना पड़ रहा है, तो यार इधर जो करेंसी चेंज होती रहती है ना, करेंसी फ्लक्चुएशन रेट्स, उधर आपका ये वाला रिस्क आ जाएगा, डेट इज करेंसी एक्सचेंज।
नेक्स्ट बैंक्रप्सी कॉस्ट और फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक्रप्सी कॉस्ट, आपने अगर पेमेंट नहीं कर पाया करेक्ट टाइम पे, जो भी आपका पेमेंट ड्यू था आप नहीं कर पाए हो, तो फिर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा, डेट इज बैंक्रप्सी कॉस्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करें तो यार फ्लोटेशन कॉस्ट यही होता है कि हम लोग जब प्राइवेट इक्विटी और पब्लिक इक्विटी की बात करते हैं तो दोनों में अंतर क्या होता है। हम लोग आईपीओज पब्लिक इक्विटी में इशू करते हैं, उधर नहीं करते प्राइवेट इक्विटी के अंदर, राइट। तो अभी हम लोगों का होगा क्या, हम लोग जो पेपर वर्क करते हैं ना पूरा आईपीओ करने के लिए, ये सब वो सब फ्लोटेशन कॉस्ट में आपके बहुत सारे पैसे जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट इक्विटी कर रहे हो तो आपके वो वाले पैसे बचने वाले हैं। क्या आप रेडी हो फ्लोटेशन कॉस्ट देने के लिए? ये सब फैक्टर्स हमको माइंड में रखना पड़ेगा जब हम अपना फंड रेज करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। यार हम जानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं कि यार ये सब तो मेरी कंपनी में ऐसा ऐसा चल रहा है। अब नेक्स्ट हम लोगों की मार्केट्स कैसी चल रही हैं, है ना। हाउ इज गवर्नमेंट परफॉर्मिंग, गवर्नमेंट की या फिर आपका जो एक्सटीरियर एनवायरनमेंट है, मार्केट एनवायरनमेंट है, वो कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके अंदर हम समझते हैं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे टैक्सेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, लेजिस्लेटिव पॉलिसीज हो गई, गवर्नमेंट का कोई चेंज हो गया, तो ये सब चीजें हम लोगों की मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आती है। टैक्सेशन, जैसे हमने बात किया, टैक्स अगर आपका कम हो रहा है तो ऑब्वियसली आप डेट ज्यादा प्रेफर करने वाले हो। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे जैसे आपकी चेंजेस होती रहती है आप उस हिसाब से डिसाइड करते हो। तो गाइज आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होता है। गाइज आप कमेंट डाउन कीजिए कि हम लोगों के जो फर्म्स होते हैं वो इन्फ्लेशन से कैसे बचते हैं, ठीक है। कहने का मतलब वो ऐसा क्या चीज करते हैं कि उनको इन्फ्लेशन ज्यादा इंपैक्ट ना करे। अगर आपको पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट डाउन कर दो, जल्दी से वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।